हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रॉबिन और आप देख रहे हैं गीज़ा द लर्निंग ऐप की नई पेशकश जिसका नाम है किताबी बुखार, जिसमें मैं आपको लेके चलता हूं हफ्ते की एक नई किताब के साथ और जिसमें जानते हैं हम किताबों से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग पहलुओं को। साथ ही साथ में लेके चलता हूं आपको किताबों से जुड़ी एक रोचक दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया से कहीं परे है लेकिन बहुत रोचक है और साथ ही साथ नॉलेजेबल भी। आज मैं आपके सामने रिव्यू करूँगा एक नई किताब और जानेंगे उससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि किताब कितनी बेहतर है, आपको इसको पढ़ना चाहिए या नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपनी किताब की ओर। और आज की हमारी किताब है बिहाइंड बार्स, जिसको लिखा गया है सुनित्रा चौधरी द्वारा। मैंने इस किताब को पूरा पढ़ा है, इसमें कुल 13 चैप्टर हैं और सारी की सारी कहानियाँ रियल टाइम क्राइम स्टोरीज से इंस्पायर्ड है, यानी 13 डिफरेंट केसेस जिनको लेखक ने इस किताब में पोर्ट्रे किया है। तो शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट कैरेक्टर से, जो इस कहानी के फर्स्ट शीर्षक भी हैं इस किताब के। अमर सिंह, जैसा कि हम जानते हैं अमर सिंह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और काफ़ी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं। साथ ही साथ वो अपनी कंट्रोवर्सीज़ के चलते भी काफ़ी चर्चा का विषय रहे। जैसे 2008 का मायावती के 3 एमएलएस को किडनैप करने का मामला हो, या हो मामला 2011 का जब उन पर किसी महिला से आपत्तिजनक बात करते हुए पाया गया एक टेप के दौरान, और वो टेप काफ़ी वायरल भी रहा सोशल मीडिया पे। चलिए अब बात करते हैं 2008 के ही एक दूसरे केस के बारे में जिसके चलते उनको जेल जाना पड़ा। ये मामला था बीजेपी के 3 एमएलएस को खरीदने का, जिनके चलते उन पर मुकदमा चला और उनको तिहाड़ जेल भेजा गया। और तिहाड़ जेल में किस तरह की चीज़ें उनके साथ हुई, किस तरह का बर्ताव, किस तरह की फैसिलिटीज़ उनको मिली, इन्हीं सब पे चर्चा की गई है इस बुक में और बताया गया है उन्हीं से जुड़े कुछ पहलू, साथ ही साथ में केस को भी बारीकी से बताया गया है। सो उसी से जुड़े कुछ एक दो पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि जैसे ही अमर सिंह ने तिहाड़ जेल में एंट्री ली थी तो वहाँ पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों ने उनको सैल्यूट किया और उनको लगा कि अमर सिंह निरीक्षण के लिए आए हैं, ना कि सज़ा पाने के लिए। बाद में उनको पता चला कि वो दरअसल एक कैदी के रूप में वहाँ आए थे और तभी तत्कालीन जेल इंचार्ज नीरज कुमार ने भी खुद को एक लंबी छुट्टियों पर भेज दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी रूप में अमर सिंह को फेस करें, क्योंकि अमर सिंह एक प्रभावशाली व्यक्ति थे और वो किसी भी तरह के फेवर की उनसे उम्मीद कर सकते थे और वो ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाते। हालांकि एक लंबा टाइम उन्होंने जेल में नहीं बिताया, कुल 4 दिनों में ही उन्हें एम्स में भर्ती कराना पड़ा उनके किडनी डिसीज़ के चलते। लेकिन उस दौरान, उन 4 दिनों के दौरान ऐसा क्या हुआ कि उनको इतनी प्रॉब्लम हुई अनहाइजीनिक माहौल के चलते कि उनको भर्ती कराना पड़ा, वही सब इस बुक में बताया गया है। क्योंकि एक खासा अच्छा ट्रीटमेंट उनके साथ उनको मिला नहीं जेल में, जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। खैर, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तब आप उससे जुड़ी और इंटरेस्टिंग बातें आप जानेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले किरदार की ओर, जो कि है ए राजा, जिनको 2G स्पेक्ट्रम मामले में जेल जाना पड़ा था। बता दें ये भारतीय इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा स्कैम कहा जाता है और इसी के चलते ए राजा को तिहाड़ जेल जाना पड़ा। और ऐसा भी पहली बार हुआ था भारतीय इतिहास में कि किसी सिटिंग मिनिस्टर को किसी स्कैम के चलते जेल जाना पड़ा हो। खैर, जेल में जाने के बाद किस तरह की चीज़ें उनके साथ हुई, किस तरह का बर्ताव और किस तरह की फैसिलिटीज़ उनको मिली, वही सब इस किताब में बताया गया है। जैसा कि मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, जैसे उनको पर्सनल सिक्योरिटी जेल में भी प्रोवाइड की गई, साथ ही साथ एक स्पेशल सेल दिया गया जिसमें उनको एक बेडरूम, एक सिटिंग रूम, कंप्यूटर, वाईफाई और टेलीफोन जैसी सुविधाएं थी। साथ ही साथ उनके खाने का विशेष ध्यान भी रखा जाता था और उस केस से जुड़े जितने भी लोग थे उनको कभी भी उनसे मिलने की अनुमति थी और वो आकर वहाँ घंटों बिता सकते थे। इतने अच्छे, इतने रॉयल ट्रीटमेंट और लग्जरी माहौल और इतनी अच्छी साख के बाद भी एक वाक़या हुआ जब तत्कालीन सब इंस्पेक्टर ने ज़िद बना ली कि और अपनी ज़िद के चलते उन्होंने ए राजा को घर का खाना खाने की अनुमति नहीं दी।
तब इस बात का उन पर गहरा असर पड़ा और उनको पूरा दिन भूखा रहना पड़ा। अपने दिए एक इंटरव्यू में वो बताते हैं, जो इंटरव्यू उन्होंने लेखक को दिया था उसमें बताते हैं कि मैं उस दिन को कभी भूल नहीं पाऊँगा और वो दिन मुझे दरअसल एहसास हुआ कि भूख क्या होती है। सो ऐसी ही और भी चीज़ें जो इस किताब में हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। और एक अब बात कर लेते हैं एक न्यूज़ चैनल की, एक ऐसा केस जिसमें तत्कालीन सीईओ और उनकी धर्मपत्नी इन्वॉल्व थी। हम बात कर रहे हैं स्टार न्यूज़ की, जो अब एबीपी न्यूज़ के नाम से जाना जाता है। तो तत्कालीन सीईओ ऑफ स्टार न्यूज़ एंड उनकी धर्मपत्नी, उनको गिरफ़्तार किया गया था अपनी ही बेटी की हत्या के मामले में। मैं इस स्टोरी पे थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा क्योंकि ये मेरा पसंदीदा कैरेक्टर या ये यूँ कहे कि चैप्टर रहा है इस किताब का। सो कहानी कुछ ऐसे है कि पीटर मुखर्जी, जो कि स्टार न्यूज़ के सीईओ थे, और उनकी पत्नी इंद्रानी मुखर्जी, उनकी ये दूसरी शादी थी और पहली शादी से भी उनको बच्चे थे। तो शादी के बाद जब पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी अलग रहते थे तो उनके बच्चे उनसे कभी कभी मिलने आया करते थे। पीटर मुखर्जी को एक लड़का था और इंद्रानी को एक लड़की और एक लड़का। तो इन्हीं मुलाकातों के दौरान उनके बच्चों में जैसे पीटर मुखर्जी के बेटे और इंद्रानी मुखर्जी की बेटी में प्रेम शुरू हुआ और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे और वो शादी करना चाहते थे। यही बात इन दोनों को नागवार गुजरी और इसके चलते उन्होंने साजिश के तहत इंद्रानी मुखर्जी की बेटी की हत्या कर दी, जिसमें इनको बाद में सज़ा हुई और किस तरह का बर्ताव इनके साथ जेल में हुआ वही सब इस किताब में बताया गया है। रेपुटेशन के साथ साथ न्यूज़ चैनल भी गया और जैसे कि अभी मैंने बताया, अब वो न्यूज़ चैनल एबीपी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कुछ और केसेस की जो मीडिया में लाइमलाइट में तो आए लेकिन ज़्यादा हाई प्रोफाइल नहीं थे, और बट उन पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो दर्शाते हैं हमारे सिस्टम की नाकामी को। 2006 में एक शख्स को गिरफ़्तार किया गया मुंबई ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट के चलते, इस शक में कि वो एक्यूज़ड हैं और उनको उस दौरान जिस पुलिस कस्टडी में जिस टॉर्चर से गुज़रना पड़ा वो बहुत ही, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तब आप चलिए बात कर लेते हैं कुछ और केसेस की। ये ज़्यादा हाई प्रोफाइल तो नहीं रहे लेकिन मीडिया में इनको थोड़ी जगह मिली। हमें इस पर बात करना ज़रूरी है क्योंकि ये दर्शाते हैं सिस्टम की नाकामी को। 2006 में एक शख्स को गिरफ़्तार किया जाता है मुंबई ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट के चलते और उनको किस तरह के टॉर्चर से गुज़रना पड़ता है पुलिस कस्टडी में, ये बयां करती है हमारे सिस्टम की कहानी। वाहिद नाम के एक शख्स की बात कर रहे हैं हम, जिनको 2006 में गिरफ़्तार किया जाता है और बहुत ही बुरे टॉर्चर से उनको गुज़रना पड़ता है, जिसमें उनके साथ साथ उनकी फैमिली को भी बहुत एक बुरे दौर और बुरे टॉर्चर से गुज़रना पड़ता है। एक ऐसा टॉर्चर, थर्ड डिग्री टॉर्चर, जिसमें जैसा कि इसमें बयां किया गया है और उन्हीं से जुड़े कुछ टॉर्चर के बारे में बताऊंगा आपको। जैसे कि थर्ड डिग्री टॉर्चर में एक तरह का टॉर्चर होता है जिसमें आपके हाथ हथकड़ी से बांध के आपको खिड़की से बांध दिया जाता है और आप बैठ नहीं पाते हो क्योंकि आपके हाथ काफ़ी ऊपर बंधे होते हैं और आपको घंटों और दिनों तक ऐसी ही पोजीशन में रखा जाता है। फिर एक टॉर्चर होता है जिसमें आपकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है और आपको एक अंधेरे कमरे में छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, और फिर अचानक एक तेज़ रोशनी में आपकी आंखों की पट्टी खोली जाती है जिससे आपकी विजिबिलिटी जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आपकी गुप्तांगों में करंट सप्लाई किया जाता है और एक और टॉर्चर है जिसमें आपके अनस में सूर्य प्रकाश नाम का एक ऑयल को इंजेक्ट किया जाता है जिससे बहुत ही ज़्यादा जलन होती हैं। सो ये बहुत ही कुछ हिलाने वाले टॉर्चर जो उसके साथ किए गए, सो वही सब इस किताब में बताया गया है। उनके साथ 12 और एक्यूज़्ड को पकड़ा गया था जिन पर अभी
5 को डेथ सेंटेंस मिला हुआ है और 7 को उम्र कैद, लेकिन वो भी अभी लड़ रहे हैं अपनी रिहाई के लिए, क्योंकि उनका भी कहना है कि वो बेकसूर हैं। हम बता दें आपको कि वाहिद को 10 साल बाद रिहा किया गया, ये बोलकर कि उन पर लगाए गए सारे चार्जेस साबित नहीं होते हैं। अब आप सोचिए, एक 10 साल लंबा केस, 10 साल लंबा टॉर्चर किसी इंसान के जीवन पर क्या असर डाल सकता है। बहुत सारे और भी रोचक पहलू और कहानियां जानेंगे जब आप इस किताब को पढ़ेंगे। और अब मैं बढ़ता हूं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जिसमें मैं देता हूं अपनी क्लोजिंग कमेंट्स। तो जैसा कि मेरी खासी रुचि रहती है क्राइम स्टोरीज़ में, और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं क्राइम स्टोरीज़ पढ़ता या देखता हूँ। सो मैं आपके लिए रेकमेंड करूँगा, अगर आपको भी ये क्राइम स्टोरीज़ काफ़ी पसंद हैं तो आपको डेफिनेटली ये बुक पढ़नी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी। और बात कर लेते हैं इसकी लैंग्वेज की, तो मुझे खासी मशक्क़त नहीं करनी पड़ी इसको पढ़ने में, क्योंकि जिस तरह के शब्दों का चयन लेखक ने किया है उनको इजीली पढ़ा और समझा जा सकता है। मैं दूंगा इस किताब को 5 में से 3 स्टार। और अब जाने से पहले आपसे एक अपील, अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप चाहते हैं हम किसी कैरेक्टर पर डिटेल वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमें लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आप तक जल्द से जल्द उस वीडियो को पहुंचाने की। देखते रहिए गीज़ा द लर्निंग ऐप। धन्यवाद।